शांता के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बच्चे शादीशुदा थे, इसलिए अब घर में बेटे अनुराग की पत्नी अपूर्वा भी आ चुकी थी। जहां एक और शांता और उसका पति मुरारी पुरानी सोच रखते थे, वहीं उसका बेटा अनुराग और उसकी पत्नी अपूर्वा आज के जमाने की मॉडर्न सोच रखने वाले बच्चे थे। नई बहू अपूर्वा बहुत गुणी और समझदार थी। पुराने ख्यालों वाली सास होने के बाद भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अपूर्वा की शादी को 2 साल बीत जाते हैं और फिर वो घड़ी भी आ जाती है जब अपूर्वा अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। माँ जी, आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि समय हाथ से निकला जा रहा है, पता नहीं मैं कब आपको आपके पोते का मुंह दिखाऊंगी। तो समझ लीजिए कि समय आ गया है। बहुत जल्द आप अपनी गोद में पोते पोती खिलाएंगे। बहू की बात सुनकर शांता की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो झट से मंदिर की ओर जाती है और जाकर मंदिर में मत्था टेक कर 11 रुपए निकाल कर बहू के चारों ओर 7 बार घुमाने के बाद उसे मंदिर में रख देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा कुछ नहीं, बस ये मैंने तेरी नजर उतारी है और उसकी जिम्मेदारी ना ठाकुर जी को सौंप दी है। अब तेरा बच्चा स्वस्थ सही सलामत इस दुनिया में आए, इस बात की जिम्मेदारी मैंने ठाकुर जी को दे दी है। अब देखना कैसे वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हैं। आप फिक्र मत करिए माँ जी, सब अच्छा ही होगा। जब से सास शांता को ये पता चला था कि बहू के पांव भारी हो गए हैं, वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी कि कोई भी ऊंच नीच ना होने पाए और सब कुछ अच्छे से बीत जाए। अपूर्वा, ये ले, ये गणेश वंदना है। तुझे हर रोज सुबह नहाने के बाद उसका पाठ करना है। अगर तू इसका नियमित पाठ करेगी ना तो गणेश जी मेरे पोते की रक्षा जरूर करेंगे। और सुन, ये इसमें ना मैंने संतान गोपाल मंत्र लिखा है। कहते हैं जो भी स्त्री पूरे 9 महीने इसका पाठ करती है ना, उसको ठाकुर जी आशीर्वाद के रूप में एक बेटा जरूर देते हैं। वैसे तो बहू अपूर्वा इस बात से बहुत ही भाव विभोर थी कि उसकी सास उसकी प्रेगनेंसी के लिए इतनी खुश है और इसका इतना ध्यान भी रख रही है। लेकिन बस एक ही बात थी जो उसे बार बार खटक रही थी कि सास हमेशा पोते की ही बातें क्यों करती है। सास के मुंह से लगातार ऐसी बातें सुनते रहने के कारण अब उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे गर्भ में लड़का होना ही संतान होने की निशानी होती है। अगर लड़का हुआ तो वो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, और अगर लड़की हो जाए तो क्या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा? इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए मैंने और अपूर्वा ने यह फैसला लिया है कि हम दोनों सिर्फ एक ही संतान रखेंगे। दूसरा बच्चा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस भगवान हमारे बच्चे को दुनिया में सही सलामत ले आए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, ये तो तुम दोनों पति पत्नी का फैसला है, हम तो इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, इतना कहेंगे कि देखो, परिवार चलाने के लिए एक बेटा चाहिए होता है। बस भगवान एक पोता बहू की गोद में डाल दे, फिर हमारी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि तुम दूसरा बच्चा पैदा करो। मन में उमड़ रहे ढेरों सवालों के साथ धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत जाता है और वो समय भी आता है जब अपूर्वा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है अनुराग, अगर बेटा नहीं और बेटी हो गई तो क्या होगा? अरे तो इसमें डरने जैसी क्या बात है? बेटा या बेटी होना हमारे नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और बेटियों में ऐसी कौन सी कमी होती है कि हम ईश्वर से कहें कि हमें बेटी ना देकर बेटा दे? कैसे छोटी बातें करी हो तुम अपूर्वा। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी। मुझे गलत मत समझो अनुराग, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि हमारा होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। लेकिन माँ जी की बातें सुनकर ना मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। पूरे 9 महीने उन्होंने हर वो काम कराया है मुझसे जिससे कि थोड़ी भी संभावना बनती हो कि होने वाली संतान बेटा हो। उनके मुंह से मैंने कभी ये बात सुनी नहीं कि मुझे लड़की भी हो सकती है। इसलिए अब ना मेरे मन में डर बैठ गया है कि कहीं लड़की हो गई तो पता नहीं माँ जी इसे स्वीकार भी करेंगी या नहीं। बेवजह की बातें करना बंद करो अपूर्वा। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। सबको खुश कर पाना इस दुनिया में संभव ही नहीं है। और माँ के स्वीकार करने या ना करने से कुछ नहीं होता। बच्चा हम दोनों का होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे, उसके लिए उतना ही काफी है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ होती है, उन्हें उनकी सोच के साथ पीछे छोड़ दो। पति की बातें सुनकर अपूर्वा को बहुत तसल्ली मिली थी। उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अनुराग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी।
कुछ ही देर बाद नर्स परिवार के लोगों को बच्चे के जन्म की खुशखबरी देने के लिए आती है। बधाई हो माताजी, आपकी बहू ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। हालांकि अनुराग की माँ को बेटी के जन्म से थोड़ा सा झटका तो जरूर लगा था, लेकिन फिर भी इसे ईश्वर की मर्जी समझकर वो बेटी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। अस्पताल से घर आने के बाद मैंने सोचा है बिटिया का नाम हम लोग राधा रानी के नाम पर श्री रखेंगे। क्या अनुराग, अच्छा लगा ना नाम? हाँ माँ, अब तुमने नाम दिया है तो अच्छा तो होगा ही। मुझे इस नाम से कोई ऐतराज नहीं है। नन्ही सी श्री दादी, बाबा और माँ पापा की गोद में खेलते हुए धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। साल भर के बाद, देख बहू, अब मुझे पोते के लिए ज्यादा इंतजार मत करवा, जल्दी ही दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाओ। अब 1 साल की तो हो गई है श्री, अब तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और श्री की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, उसे संभालने के लिए मैं हूं ना। सास की बातें अपूर्वा को बहुत अटपटी सी लग रही थी। श्री अभी 1 ही साल की हुई थी, नन्ही सी बच्ची उसकी गोद में है और सासू माँ दूसरा बच्चा लाने की बात कर रही है। ये बात अपूर्वा को जच नहीं रही थी। अनुराग, तुम्हें पता है, कल मम्मी जी मेरे रूम में आई थी, कह रही थी श्री 1 साल से ऊपर की हो गई है, अब दूसरे बच्चे की तैयारी कर लो। अच्छा, फिर क्या सोचा तुमने? अरे सोचना क्या है, पहली बात तो मुझे दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं, और दूसरी बात ये कि श्री अभी इतनी छोटी है, अभी तो मैं किसी भी हाल में दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं सकती। अभी वो छोटी सी बच्ची है, उसे मेरी जरूरत है। और ऐसे भी क्या हड़बड़ी है कि 1 साल के बच्चे पर ध्यान देने के बजाय मैं इस समय दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोचूं? बिल्कुल सही सोचा तुमने अपूर्वा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। मैं तो पहले ही माँ को कह चुका हूँ कि हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, फिर माँ ने तुमसे ये बात कही क्यों? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ। देखो, तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बड़े बुजुर्गों का काम होता है कहना। अपनी तरफ से वो तो कहेंगे कि हम दूसरा बच्चा पैदा करें, लेकिन दूसरे बच्चे को दुनिया में लाना है या नहीं लाना, ये निर्णय हम दोनों मिलकर लेंगे। कुछ महीनों तक इंतजार करने के बाद सास शांता फिर से बहू को घेर लेती। अपूर्वा, महीना बीत गया इस बात को जब मैंने तुझे कहा था कि श्री के भाई के आने का इंतजाम कर ले, लेकिन तूने मेरी बात पर अमल नहीं किया। देख, अब तो श्री 2 साल की होने वाली है, अब तो तुम दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकते हो। जब तक दूसरा बच्चा पैदा होगा श्री 3 साल की हो चुकी होगी। अपूर्वा सास के बार बार इस तरह दूसरा बच्चा करने के दबाव से बहुत परेशान हो गई थी। सबसे ज्यादा परेशानी तो उसे इस बात से थी कि सासू माँ को दूसरा बच्चा नहीं बल्कि श्री के लिए एक भाई चाहिए था, और उनका बार बार जोर देकर पोता लाने के लिए कहना उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। अनुराग बेटा, मैं तो अपूर्वा से क्या क्या कर थक गई। अब वो जमाना नहीं रहा कि सास की बातों को बहुएं पत्थर की लकीर समझे। आजकल के बच्चे अपनी मन मर्जी के हो गए हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सास की आखिरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। अब तो बच्चे अपनी जिंदगी जीने पर ज्यादा जोर देते हैं। माँ, ऐसी कौन सी आखिरी इच्छा है आपकी अधूरी? वैसे भी अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो आप, कहीं नहीं जाने वाली। यह आखिरी इच्छा कहकर ब्लैकमेल करना बंद कर दो, जो कहना है साफ साफ कहो। अच्छा, तो सीधी सी बात यह है कि तेरी पत्नी कसम खाकर बैठी है कि उसे दूसरा बच्चा नहीं करना। अरे वो तो दूसरे घर से आई, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, तुझे तो समझना चाहिए। अपने माँ बाप की इच्छा को अगर बेटा पूरा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखो माँ, श्री के जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि हम दोनों सिर्फ एक ही बच्चा चाहते हैं, और उस समय तुम्हें मेरी बात से कोई ऐतराज नहीं था। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई हैं कि आपको दूसरा बच्चा चाहिए ही चाहिए? अरे इतनी प्यारी सी बच्ची दी है भगवान ने, उसके साथ मन लगाइए। अरे पहले बच्चे से ऐसा कौन सा सुख नहीं मिला आपको जो आपको दूसरे से मिल जाएगा? ठीक है बेटा, हमने कहा था कि तुम दूसरा बच्चा पैदा मत करना, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि ठाकुर जी तुम्हें एक बेटा दे देंगे तो तुम दूसरा मत करना। लेकिन तुम्हें बेटी पैदा हुई है, एक बेटा तो चाहिए ना परिवार का वंश बढ़ाने के लिए। ये वंश बढ़ाने वाली क्या बात होती है माँ? बेटा बेटी में अंतर करने वाले जमाने चले गए। मेरे लिए मेरी श्री ही मेरा सब कुछ है। ये बेटा बेटी में भेद करने वाली छोटी सोच मुझ पर मत ला दिए। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूं, बेहतर होगा कि आप भी उसी के साथ खुश रहना सीख लें।
अरे तो मैंने कब कहा मुझे तेरी बेटी प्यारी नहीं है? अरे बेटियां भी प्यारी होती हैं, लेकिन वो बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। और बेटी का क्या है, कल को 20-22 साल की होगी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, लेकिन बेटे के होने से घर आंगन में रौनक रहती है। कल को बड़ा होगा, हम उसकी शादी करके बहू लेकर आएंगे, पोते पोतियां होंगे, घर आंगन भरा रहेगा। ये बात तुझे आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब कल को समय हाथ से निकल जाएगा ना और बिटिया ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तब ये खाली घर आंगन काटने को दौड़ेगा तुम्हें, तब माँ की बात याद आएगी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि बेटा, हमने दुनिया देखी है, अभी समय है, समय रहते एक बेटा कर लो, ताकि कल को बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने। अरे माँ, कैसी बेतुकी बातें करती हो आप। बेटी की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो क्या वो हमारा वंश नहीं कहलाएगा? सिर्फ बेटे के बच्चे ही अपना वंश होते हैं? कहां से लाती हो आप ऐसी दोगली बातें? मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा होगा तो वो बुढ़ापे तक हमारे साथ ही रहेगा? अरे आजकल के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, उनको घर में बांध कर थोड़ी ना रखा जाएगा। अरे बेटा, चल मान ली तेरी बात कि बेटा पढ़ने या नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में तुम कहाँ जाओगे? बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता, कम से कम बेटे के पास जाकर अपना बुढ़ापा तो काट सकते हो। आपको समझाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आप मेरी बातें कभी नहीं समझ पाओगी, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैंने कह दिया कि मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और कम से कम इस वजह से तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि दूसरा बच्चा एक बेटा हो जाए। एक बार को आपका तर्क ये होता कि दोनों बच्चों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा, तो शायद मैं आपकी सोच को मानने की कोशिश भी करता, लेकिन ये जो आपकी जिद है ना कि आपको पोता ही चाहिए, इससे मुझे सख्त ऐतराज है। कौन जानता है दूसरा बच्चा बेटा ही होगा या बेटी? बल्कि मैं तो कहता हूं दूसरी बार भी बेटी होगी, तब आप क्या करेंगे? फिर तीसरा बच्चा लाने के लिए जोर करेंगी, या फिर गांव की अनपढ़ औरतों की तरह मुझे दूसरी शादी करने को कहेंगे? अनुराग जानता था उसके तर्कों का माँ के लिए कोई अर्थ नहीं है। वो कितना भी माँ को समझा दे, लेकिन उन्हें अपनी वही 100 साल पुरानी मान्यताएं सही लगती हैं। वो बदलते जमाने के साथ अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। एक सप्ताह के बाद माँ, मीना मौसी का फोन आया है, वो कुछ देर में अपने बेटे सुधांशु को लेकर हमारे घर आएंगी। क्या सुधांशु? अरे वो तो अमेरिका गया हुआ है ना, अमेरिका से लौट आया क्या? हाँ माँ, आजकल वो यहीं आया हुआ है। अरे ये तो बढ़िया बात है, चलो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। मीना तो कह रही थी कि अब कुछ दिन के लिए बेटे के पास अमेरिका रहने जाएगी, और अगर रास आ गया तो वहीं रुक जाएगी। चलो ठीक है, आने दो उन्हें, आज फिर बात करते हैं। दोपहर के समय मीना मौसी अपने बेटे सुधांशु को लेकर अनुराग के घर पहुंच जाती है। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद सुधांशु के अमेरिका जाने वाली बात शुरू हो जाती है। तो सुधांशु, अब की बार रुकने का इरादा है या फिर से वापस अमेरिका जा रहे हो? अरे नहीं भैया, अपने लिए तो अमेरिका ही ठीक है, अब यहाँ मन नहीं लगता। वो तो थोड़ा प्रॉपर्टी का काम था, इसलिए मैं इंडिया आया हुआ हूँ। प्रॉपर्टी का काम? इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, मैंने आपको बताया ना, इंडिया में रहने का तो मेरा इरादा ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी लेकर क्या करना। वो मम्मी पापा का इतना बड़ा 3 मंजिला मकान है, अब ये क्या करेंगे इतने बड़े मकान का, इसलिए मैंने सोचा इस मकान को बेच कर ना मम्मी पापा को एक रूम वाला फ्लैट दिला देता हूँ। वहां पर थोड़ा सेफ्टी का भी इश्यू नहीं रहता, और इतने बड़े घर का अकेले वो लोग करेंगे भी क्या? साफ सफाई कर करके मम्मी परेशान होती रहती है। मम्मी पापा वाला मकान बिक जाएगा तो अच्छा है। अमेरिका में मुझे एक घर खरीदना है जिसमें ना कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अरे तो तुम ऐसा करो ना, ये मकान पूरा ही बेच दो, और मौसा मौसी के लिए 1 BHK फ्लैट लेने की क्या जरूरत है? उनको अपने साथ ही लेते जाओ। मौसी तो कब से तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। अरे नहीं नहीं भैया, ये लोग वहां जाकर क्या करेंगे? वहां इंडिया जैसा माहौल नहीं है, नौकर जाकर मिलते नहीं, और घर का काम इतना हो जाता है कि एमिली तो परेशान हो जाती है। सच बताऊं तो एमिली से इतना काम होगा भी नहीं, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी मम्मी पापा के साथ। कहाँ मम्मी पापा एकदम देसी लोग, और कहाँ एमिली अमेरिका में पली हुई लड़की। फिर मम्मी रोज रोज उसके कपड़ों को देखकर झिकझिक करेंगी, बिना बात घर की सुख शांति खतरे में आ जाएगी। और फिर यहाँ आप लोग हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, पापा के फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये लोग सेटल है यहाँ पर, मन लगा हुआ है। वहां जाकर ना दिक्कत हो जाएगी इनको, मैं बता रहा हूँ ना, मन नहीं लगेगा।
सुधांशु जब ये सारी बातें कह रहा था तब अनुराग ने महसूस किया कि मौसी की आंखें पनीली हो रही हैं। थोड़ी देर बाद सुधांशु उठकर बाथरूम के लिए जाता है। अरे मीना, तू तो कह रही थी कि तू अमेरिका जा रही है और यहाँ ये सुधांशु तो उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा मकान भी बेच देगा और पैसे खुद ले जाएगा अमेरिका। तुम्हें अपने साथ 2 दिन को भी रखने को तैयार नहीं है और तू अपनी सारी दौलत बेचकर उसके हाथ में थमा देगी। दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या करे जीजी, अब जो किस्मत में है वही मिल रहा है। हम तो कभी कभी सोचते हैं बेटे से तो अच्छा बेटी पैदा हो गई होती तो कम से कम कभी कभार फोन करके हाल चाल तो पूछती और मन का संतोष भी रहता कि चलो विदा करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। लेकिन देखो जीजी, बेटे को पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेजा। वो बेटा ऐसा अमेरिका गया कि कभी लौट कर ही नहीं आया। अपनी पसंद से शादी कर ली, माँ बाप से ना पूछा ना बताया और अब कहता है वापस कभी लौट कर भी नहीं आएगा। चलो हमने तो इतने पर भी संतोष कर लिया। हम तो उसके साथ जाकर अमेरिका रहने को भी तैयार हो गए, लेकिन बेटा ले जाने को ही तैयार नहीं। अब बताओ, जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो 3 मंजिला मकान को रखकर करेंगे क्या? बहन मीना की बातें शांता के सीने को चीर गई थी। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। ऐसे जरूरी तो नहीं कि बेटा होगा तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ही बनेगा। आजकल के बच्चों की अपनी जिंदगी है। किसी और की जिम्मेदारी उठाने से ज्यादा वो अपनी जिंदगी को जीने पर ज्यादा जोर देते हैं। वो हमारे बुढ़ापे तक लाठी बने रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। माँ, मैं पहले से ही जानता था कि मौसी के घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि आप अपनी आंखों से देखकर सच को महसूस करो। जीवन भर मौसी को इस बात का घमंड था कि वो अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही हैं, तो कल को उनका बुढ़ापा बड़ा सुख में बीतेगा। लेकिन देख लिया आपने आखिर में क्या हुआ। इसीलिए बेटे को अपने बुढ़ापे का इंश्योरेंस समझने की बजाय अपने संतान को सिर्फ इसलिए पढ़ाओ लिखाओ कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके और एक बेहतर इंसान बने। बेटी हो या बेटा, सबकी अपनी जिंदगी है और कोई जरूरी नहीं है कि बेटा है तो माँ बाप के साथ ही रहेगा। शांता को बेटी की बात समझ में आ गई थी और उसके मन से अब बेटी बेटी का अंतर भी मिटने लगा था। नैना और कुमकुम दोनों बचपन की सहेलियां थीं। कुमकुम की शादी गरीब परिवार में होती है, वहीं नैना की शादी एक अमीर परिवार में, जहां शादी के बाद कुमकुम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो वहीं नैना अमीर ससुराल पाकर भी अकेली थी। जहां दुखों को सहने के बाद भी कुमकुम अपनी सास के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, वहीं नैना अपने ससुराल में खुद को अकेला महसूस किया करती थी। शादी के कुछ दिनों बाद कुमकुम के पति की मौत हो जाती है और इसीलिए कुमकुम की सास चंपा अमीरों के घर में साफ सफाई का काम करके अपना घर चलाती है और कुमकुम से कहती है, कुमकुम बेटा, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे का सपना पूरा करे। अशोक चाहता था कि तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे, इसलिए तू घर में बैठकर पढ़ाई कर, बाहर जाकर मैं काम कर लूंगी। पर माँ, इस उम्र में आप ये सब? तू मुझे माँ बोलती है ना, तो मेरे लिए इतनी बात मान जा बेटा। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है। अब चंपा के कहने पर कुमकुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है और उसी कॉलेज में जाती है जहां वो पढ़ा करती थी। वहां उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त नैना से होती है। कुमकुम, तो यहाँ पर? तेरी शादी तो बहुत गरीब घर में हुई थी ना? मुझे तो लगा था कि तू अब आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी, पर तुझे आज कॉलेज में देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नैना, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। शादी के बाद मेरे पति नहीं रहे, फिर भी मेरी सास मेरे साथ खड़ी है। कुमकुम, तेरे पास कुछ ना होकर भी कितना सब कुछ है, और एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी। खैर, तू ये सब छोड़ और मेरे साथ मेरे ससुराल चल। इस तरह नैना जबरदस्ती कुमकुम को अपने ससुराल ले जाती है। अब जैसे ही कुमकुम नैना के घर जाती है तो उसके घर को देखकर कुमकुम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नैना काफी अमीर थी,
उसके पास हर वो ऐशो आराम थे जिसके बारे में कुमकुम जानती भी नहीं थी। अब नैना कुमकुम को अपने कमरे में ले जाने लगती है तो कुमकुम नैना से कहती है, नैना, तेरा घर कितना बड़ा और सुंदर है। तू सच में कितनी अमीर है। तेरे पास तो दुनिया की सारी खुशियां हैं। हाँ कुमकुम, मेरा ससुराल बहुत अमीर है, पर मैं तेरी तरह खुश नहीं हूँ। तू अपनी सास के साथ कितनी खुश है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है। मेरी सास भी मुझे प्यार करती है, पर मेरे ससुराल वालों के पास मेरे लिए ज़रा भी टाइम नहीं है। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अभी भी देख लो, तुम मेरे साथ मेरे घर आई हो, पर किसी ने आकर एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ। खैर ये सब छोड़ो, चलो मुझे मेरी पढ़ाई में थोड़ी मदद करवा दो ना, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं। इस तरह से नैना अपना दुख कुमकुम को बताती है, जिसके बाद दोनों पढ़ाई करने लगती हैं। पढ़ाई करते करते कुमकुम को पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। जैसे ही कुमकुम बाहर का अंधेरा देखती है, वो नैना से कहती है, नैना, मुझे अपने घर चलना चाहिए। मेरी सास मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा ठीक है कुमकुम, तुम आराम से जाना। हाँ। कुमकुम जल्दी से अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास घर आकर खाना बना रही है। अपनी सास को खाना बनाते देख उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं बिना आपको कुछ बताए अपनी सहेली के घर चली गई और मेरी वजह से आज आपको खाना बनाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बहू, और वैसे भी मैं जानती हूँ तुझे ज़रूर कोई काम आ गया होगा, इसलिए तुझे अपनी सहेली के घर जाना पड़ा होगा। अरे निश्चिंत हो जा और बैठकर खाना खा ले। मैंने तेरा मनपसंद खाना बनाया है, कढ़ी चावल। कुमकुम अपनी सास के साथ बैठकर खाना खाने लगती है, पर खाना खाते हुए उसे नैना का आलीशान घर याद आ रहा था। वो एक बार अपने छोटे से घर को देखती है और फिर उस सुंदर आलीशान घर के बारे में सोचती है। सोचते सोचते कुमकुम का मुंह उतर जाता है। तब चंपा कहती है, क्या हुआ बहू, आज तो बहुत परेशान लग रही है और बार बार अपने घर को क्यों निहार रही है? माँ जी, आज मैं अपनी दोस्त नैना के घर गई थी। नैना बहुत अमीर है। उसके घर में हर एक सुख सुविधा है जिसके पीछे इंसान भागता है, और एक हम इतने गरीब है कि 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता। ऊपर से आप इतनी मेहनत करके मेरी आगे की पढ़ाई पूरी करवा रही हैं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है अगर मैं नहीं कुछ कर पाई तो। अरे बहू, शुभ शुभ बोल। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। तू मेरे स्वर्गवासी बेटे का और मेरा सपना एक दिन ज़रूर पूरा करेगी और हमें इस गरीबी से भी मुक्त करेगी। इस तरह से चंपा कुमकुम का हौसला बढ़ाती है और कुमकुम अपने दिमाग से अमीर गरीब ससुराल होने का ख्याल निकाल देती है। अब पढ़ाई की वजह से कुमकुम का आना जाना नैना के घर में लगा रहता है, लेकिन उसे अपनी सहेली का अकेलापन महसूस करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसकी सास को खरी खोटी सुनाती है। नैना की सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू का ख्याल रखने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक चंपा की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आप कहीं भी नहीं जाएंगी। आप चुपचाप से घर में रहकर आराम कीजिए। अरे बहू, अगर मैं घर में बैठ गई तो घर कैसे चलेगा? तेरे कॉलेज की फीस भी तो बनी है और मुझे अपने स्वर्गवासी बेटे का सपना भी पूरा करना है। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। कुमकुम चंपा को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात नैना से होती है। दवाई लेने के बाद कुमकुम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर की फीस जमा कर पाए। इस बारे में जब नैना को पता चलता है तो वो अपनी दवाई के साथ चंपा की दवाई की भी फीस भर देती है और कुमकुम से कहती है, कुमकुम, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे बताना और अपनी सास का ख्याल रखना। नैना, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं अपनी सास की दवाई नहीं ले पाती। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं मेरी मदद करने के लिए? इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? कुमकुम, हम दोनों दोस्त हैं और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। इस तरह से कुमकुम चंपा के साथ घर आ जाती है, पर तबीयत खराब होने की वजह से चंपा काम करने नहीं जा पाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी कुमकुम के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से
वो अपनी पढ़ाई फिर से एक बार छोड़ देती है। जब कुछ दिनों तक कुमकुम कॉलेज नहीं आती तो एक दिन नैना अपनी सास के साथ कुमकुम के घर आती है और उसकी गरीबी देखकर कहती है, कुमकुम, तुम इतनी मुसीबतों से घिरी हुई हो, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं? नैना, तुमने पहले ही मेरी इतनी मदद की है, मैं तुमसे और मदद नहीं ले सकती थी, बस इसलिए। एक दोस्त से मदद लेने में हर्ज ही क्या है कुमकुम? और वैसे भी तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। अगर तुम जैसा स्टूडेंट अपनी गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा? तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दो। नैना, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर पाऊँ, पर मेरी गरीबी ने मेरे पैरों को जकड़ा हुआ है। ये बेड़ियाँ मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। कुमकुम बेटा, जैसे नैना मेरी बहू है उसी तरह से तुम भी मेरी बहू जैसी हो। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी मदद हम करेंगे, और जिस दिन तुम अच्छी नौकरी करने लगोगी उस दिन हमें हमारे पैसे चुका देना। अभी उधार के तौर पर ही ले लो। अब कुमकुम अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी सास का इलाज करवाती है, साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करती है। बहुत जल्द कुमकुम की सरकारी नौकरी लग जाती है और इस तरह से नैना अपने और कुमकुम के बीच से अमीर और गरीब ससुराल की दीवार को खत्म कर देती है। कुमकुम एक सरकारी एम्प्लॉय बनकर अपनी गरीबी को खत्म कर देती है और अपने स्वर्गवासी पति के सपने को पूरा करती है। आकाश की माँ कावेरी काफी वक्त से उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था कि अभी उसे शादी नहीं करनी। हालांकि अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी थी। फिर से? अरे कब तक ना बोलते रहोगे आकाश बेटा? अब तुम 28 के हो चुके हो। मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें वो बताओ, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ लाऊंगी। आप मेरी पसंद की लड़की ढूंढ ही नहीं सकती, आपको कुछ पता ही नहीं है। भाई, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आखिर बात क्या है? कैसी लड़की पसंद है आपको? अरे मैं नहीं बता सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तू कुछ बताता क्यों नहीं। पहले तो तू सब कुछ बताया करता था, सब कुछ हमारे साथ शेयर किया करता था। अब पता नहीं क्या हो गया है तुझे। भाई, पापा के जाने के बाद हम तीनों ही अपने हैं। हमें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? अरे मुझे जब बताना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? पर अब मुझसे बार बार एक ही चीज पूछकर परेशान मत करो। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। पता नहीं क्या हो गया इसे। पहले तो आकाश कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता था। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। पता नहीं भाई ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। ऐसा लगता है कोई उनसे कह रहा है कि हमें कुछ ना बताएं। अरे लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? दिव्या, क्या अब मैं बता सकता हूँ घर में? अब तो माँ और प्रिया को भी मुझ पर शक होने लगा है। चलो ठीक है, बता ही देते हैं। वैसे माँ भी कह रही थी अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शादी की बात घर वालों से कर लें। अरे मैं तो कब से तुमसे शादी करने के लिए बेचैन हुआ जा रहा हूँ दिव्या। हम दोनों इतने वक्त से साथ में हैं, अब जाकर हम घर वालों से बात करेंगे और फिर एक हो जाएंगे। लेकिन आकाश, मुझे ना एक बात सता रही है कब से। अरे हाँ बताओ मुझे, क्या बात है? मेरी माँ को ऐसा लड़का चाहिए था मेरे लिए जो उनकी आज्ञा में रहे, उनकी हर बात को समझे। वैसे तुम जानती हो मेरे लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए अगर मेरी माँ छोटी मोटी बात कह दे तो प्लीज तुम संभाल लेना। हाँ। अरे ये भी कोई कहने की बात है भला? तुम्हारी माँ और पापा मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या मैं उनकी इतनी सी बात नहीं मान सकता हूँ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे घर वाले? अरे उनकी खुशी तो मेरी खुशी में ही है, वो कुछ नहीं कहेंगे सच में। तुम बस बताओ कि तुम्हारे घर बात करने कब आना है। ठीक है, मैं माँ से कहकर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि कब हम एक हो जाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम एक हो जाएं। आकाश ने अपने घर वालों से दिव्या की बात कब से छुपा के रखी हुई थी, लेकिन अब दिव्या के कहने पर वो अपने घर वालों को ये सब बता रहा था। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं कही हमसे आकाश?
हाँ भैया, माँ आपके लिए कितने वक्त से लड़कियां देख रही थी, आप पहले बता देते तो माँ मेहनत तो नहीं करती। दिव्या और मैं नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर निकले, इसलिए हमने अब तक ये बात छुपाए रखी थी। आकाश, तुम गैरों को नहीं बताते, लेकिन मैं और प्रिया तुम्हारे अपने हैं। हमसे ये बात छुपाना मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ भैया, आप हमेशा मुझसे छोटी से छोटी बात शेयर करते आए हैं अब तक। अरे आप लोग इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? अब ये सब छोड़िए, आप दोनों को दिव्या के माँ पापा से मिलने जाना है हमारी सगाई और शादी की बात करने के लिए। अरे लेकिन लड़की वाले लड़के वालों के घर आते हैं शादी की बात करने। आकाश, हम क्यों जाएं? क्या माँ आप भी पुराने रिवाज को लेकर बैठ गई हैं। हम तीनों जाएंगे दिव्या के घर, और दिव्या की माँ ने कहा है कि उनके यहाँ रिवाज होता है, शगुन देना होता है लड़के वालों को। अरे ये कैसी उल्टी रीत है? लड़की वाले लड़के वालों को शगुन देते हैं बेटा? माँ प्लीज, अब लड़के वाले लड़की वाले का ड्रामा छोड़िए। अब समय बदल चुका है, आप भी बदलिए प्लीज। अगर आपको मेरी खुशी प्यारी है ना, तो आपको इतना तो करना ही होगा। हम पुराने ख्यालों के नहीं है भैया, सही बात है कि आज ज़माना बदल चुका है। इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई भी किसी को शगुन नहीं देगा, ये ठीक है? नहीं 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 नहीं, दिव्या की माँ ने कहा है तो शगुन तो देना ही होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। आपको पता है कितनी मुश्किल से मानी है वो इस शादी के लिए। दिव्या के लिए कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, फिर भी दिव्या की खुशी के लिए उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। अरे तो कोई बुरा लड़का तो है नहीं। माँ, आप मेरी खुशी चाहती भी है या नहीं? अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं कहते आकाश। ठीक है, तुझे जो सही लगे वही कर। हम चलने के लिए तैयार हैं, और मैं शगुन के लिफाफे भी तैयार कर दूंगी। आकाश की जिद के आगे कावेरी को झुकना ही पड़ा। वो तीनों शाम को दिव्या के घर पहुंच गए, जहां दिव्या की माँ, पापा और उसका भाई सब बैठे हुए थे। आइए आइए बहन जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। जी धन्यवाद। आइए आइए बैठे सब लोग। और आकाश बेटा, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। ये तो अभी अभी से मम्मी मम्मी कर रहा है, अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई। अब बहन जी, बच्चे तो एक दूसरे को पसंद करते ही हैं, हमें तो बस आशीर्वाद देना है, क्यों? हाँ हाँ, सही बात है आपकी भाई साहब। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनकी सगाई कर देते हैं, फिर संगीत, और फिर शादी कर देंगे। क्यों, सही है ना कावेरी बहन जी? जी जी, अब दोनों की उम्र भी तो हो ही गई है, जितनी जल्दी शादी हो जाए तो सही रहेगा। तो आप सगाई कहाँ रखना चाहते हैं? सगाई तो लड़की वालों की तरफ से होती है ना बहन जी? आकाश बेटा, हमें पता नहीं था कि आपकी माँ इतने पुराने ख्यालों की है कि वो आप भी लड़के वाले लड़की वाले के बीच में भेदभाव करती हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मम्मा तो बस यूं ही रीत रिवाज की बात कर रही थी। आप बताइए आपको कहाँ रखनी है सगाई, मैं बुक करवा दूंगा ना हॉल। तुम सोच लो कहीं तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं नहीं पापा जी, माँ को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों माँ? हाँ हाँ, अब जमाना बदल गया है तो हमें बदलना ही चाहिए। हम करवा देंगे बुक हॉल। अच्छा ठीक है आकाश बेटा, हॉल ज़रा अच्छा वाला करवाना जिसमें एसी वगैरह हो, हमारे मेहमान बहुत दूर से आने वाले हैं इसलिए। जी जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छा वाला हॉल ही बुक करवाऊंगा। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि सगाई में और क्या क्या होगा। वो सब तो हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, है ना बहन जी? अब क्या बताना बाकी है, सारा खर्चा तो हम कर रहे हैं। माम, मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रही। लड़की की माँ, क्या हुआ? आप किसी सोच में पड़ गए हैं? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम कुछ नहीं सोच रहे थे कि हमारी होने वाली बहू नहीं दिखाई दी। जी जी दिव्या, आ जाओ, सब कुछ पक्का हो गया है। जी माँ। वाह, सब कुछ पक्का होने के बाद अपनी बेटी को बुला रही है, और हमारा भाई इसे पहले से ही मम्मी मम्मी कर रहा है। अरे चुप करना, आकाश सुन लेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कावेरी और प्रिया को ये सब सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन आकाश अपने घर वालों की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस दिव्या के घर वाले जो कह रहे थे उस हिसाब से करता जा रहा था। जी जी मम्मी जी, सारा इंतजाम हो गया है,
हाँ जी, मैंने मिठाइयाँ भी मंगवा ली है। हाँ हाँ, मम्मा को कह देता हूँ, वो तैयारी कर देंगी। जी जी जी। अब क्या और तैयारी करनी है? हैं? अब बचाई क्या है, सब तो हमने कर लिया। ये बेटी को यहीं भेज देते, हम ही विदाई करवा देते। अरे चुप कर, आकाश आ रहा है। मम्मी जी कह रही थी कि आप सब मेहमानों के लिए कपड़े तैयार करवा दीजिएगा, उन्हें तोहफे में देने के लिए। क्या? उनके मेहमानों को हम तोहफे दे? सगाई की तैयारी भी हम कर रहे हैं और तोहफे भी हम दे? अरे माँ, अब फिर से शुरू हो गई। वो लोग अपनी बेटी दे रहे हैं, हम कुछ कपड़े भी नहीं दे सकते क्या? भैया बात कपड़ों की नहीं है, लेकिन वो लोग। प्लीज, आप दोनों इन छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। दिव्या की माँ को बुरा लग गया तो? माँ, आप सबके तोहफे तैयार कर दीजिए प्लीज। अरे पर भैया। प्रिया चल छोड़, जाने दे, आज हम तैयारी कर देते हैं। ये हुई ना बात। मैं जानता हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी में खुश हैं। चलो बाकी काम मैं देख लेता हूँ। सगाई की सारी तैयारी हो चुकी थी और शाम को सारे मेहमान भी आ गए और सगाई अच्छे से हो गई। लेकिन दिव्या की माँ कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ परेशानी है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ बस। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप बताइए ना क्या बात है। आकाश, मम्मी को सगाई का फंक्शन इतना खास पसंद नहीं आया। उन्होंने तो बहुत उम्मीद लगाई थी कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से करोगे और मेहमानों के तोहफे भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। अरे मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपको दुखी कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है। वैसे भी अब तो शादी बाकी है, उसमें प्लीज तुम कोई कसर बाकी मत रखना। हाँ? अरे आप देखिएगा मम्मी जी, शादी में मैं सब कुछ इतने अच्छे से करूंगा कि आप खुश हो जाएंगी। कावेरी बहन जी, अगर आपको शादी में कोई दहेज चाहिए तो अभी से कह दीजिए, हम तैयारी करते। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपनी इतनी प्यारी सी बेटी दे रही हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए सच में। अरे हम खुद दहेज के खिलाफ हैं, आपको जो भी देना है अपनी बेटी को दे दीजिएगा। नहीं नहीं मम्मी, दिव्या के लिए भी सब कुछ मैं ही करूंगा। उसे जो भी पसंद है सब कुछ मैं दिलवाऊंगा। दिव्या, तुम बताना मुझे, तुम्हें कौन सा लहंगा चाहिए, कौन से गहने चाहिए? लेकिन बेटा वो तो माता पिता देते हैं अपनी बेटी को, हम कैसे दे सकते हैं? हाँ, अभी तुम्हारी माँ ही ये सब कह रही है तो शादी में सारे लड़के वाले भी यही कहेंगे ना। रहने दो आकाश बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ आकाश, रहने दो, मैं कोई भी लहंगा पहन लूंगी, मुझे कोई दुख नहीं है। देखा माँ, कितनी उदास हो गई दिव्या। उसे कोई लालच नहीं है कि हम उसे क्या दे रहे हैं। अब मम्मी जी, दिव्या, पापा जी, आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं हूं ना। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है, नहीं तो तुम तो जानती ही हो कि मेरी बेटी के लिए कितने लड़के लाइन में लगे थे। हाँ तो फिर उन्हीं से करवा दी थी अपनी बेटी की शादी, मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ गई? आकाश को तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और हमारी बात वो सुनना नहीं चाहता। करे तो क्या करे अब तो भैया हाथ से गए माँ, अब वो हमारे कहाँ, अब तो वो ससुराल के हो गए। कावेरी और प्रिया आकाश को समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो समझने को तैयार ही कहाँ था। आकाश को तो बस दिव्या 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 का प्यार दिखाई दे रहा था। तुमने खाना खाया? अरे कहाँ खाया? अरे क्यों इतना लेट हो गया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? अब तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे कुछ मेहमान गांव से आने वाले हैं, बस उन्हें स्टेशन लेने जाना है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया अब तक। अरे अरे, इतना काम कर रही है मेरी शोना अपनी शादी में। एक काम करो, तुम खाना खाओ और सो जाओ, ठीक है? मैं उन्हें ले आता हूँ और तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सच? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमसे कभी मैंने झूठ कहा है क्या? तुम कितने अच्छे हो, लेकिन आज तो संगीत है ना, तुम्हारे घर वाले नहीं कहेंगे कुछ? अरे उनकी टेंशन तुम मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। अब क्या देख लूंगा, सारी शादी की तैयारियां तू देख रहा है, अब क्या बचा है बेटा? अरे माँ, मुझे दिव्या के कुछ रिश्तेदारों को स्टेशन लेने जाना है, बस मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा, आज तेरा संगीत है, तू इसे छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे माँ, उनके घर में भी तो शादी के इतने काम है, मैं बस गया और आया, तुम चिंता मत करो। अरे यहाँ सब तेरे बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम?
भैया आप दूल्हे हैं, आप लेने जाएंगे तो कैसा लगेगा? अब यहाँ रुक जाइए भैया। अरे मैंने दिव्या को प्रॉमिस किया है, मैं अभी आता हूँ। आकाश अपने संगीत वाले दिन दिव्या के मेहमानों को लेने गया था, जिससे उसका संगीत अधूरा ही रह गया। और आज उसकी शादी थी, जिसका आकाश को कब से इंतजार था। आज के दिन का मुझे कब से इंतजार था माँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाँ, आज तेरी विदाई है ना? क्या? मेरा मतलब है दिव्या की विदाई है ना, इसलिए मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। भाई मौसी आपसे मिलने आई है, वो 2 दिन से यहाँ नहीं थी ना। आइए मौसी। अरे कितना अच्छा लग रहा है मेरा आकाश, है बेटा? किसी की नजर ना लगे तुझे। हाँ, तू भी आशीर्वाद दे दे कि सब अच्छा हो बस। अरे दुल्हे राजा, अपनी दुल्हन का फोटो तो दिखाओ, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ हाँ मौसी जी, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, आना सुंदर। दिव्या, ये है तेरी होने वाली दुल्हन। आपको दिव्या का नाम कैसे पता? अरे कावेरी, इस लड़की की तो 2 बार सगाई टूट चुकी है। ये ऐसे लड़कों को फंसाती है जो इसके और इसकी माँ के इशारों पर नाचे। इसीलिए तो दोनों लड़कों ने इससे रिश्ता तोड़ दिया। मैं इस लड़की को अच्छे से जानती हूँ। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं ही नहीं समझ पा रहा था। अरे आकाश बेटा, मेहमानों की शगुन तैयार है? जी मम्मी जी, आपका शगुन तैयार है। और आपका शगुन यह है कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्यों जानकी, पहचाना या नहीं? तुम? देखा कैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया इसके। मेरे भतीजी को मैंने सब कुछ बता दिया है, अब तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। मैं ही पागल था जो अपनी माँ की बात को नहीं मान रहा था। दिव्या के प्यार में पागल सा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। अरे रहने दो, मेरी बेटी के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई। 1 मिनट, जाने से पहले जो हमने आपको शगुन के लिफाफे दिए हैं ना, वापस करिए। वो लड़के वालों का शगुन है मम्मी जी।